हेलो फ्रेंड्स, वायरल वीक में आप सभी का स्वागत है। मैं विक कुमार आज आपको महिंद्रा फाइनेंस यानी एक एनबीएफसी कंपनी में एक एम्प्लॉय को क्या सैलरी मिलती है, क्या उसके कंपोनेंट्स होते हैं एंड कैसा जॉब प्रोफाइल होता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। अब ये सारी एनबीएफसी में जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है वो लगभग सेम ही होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। सिर्फ डिफरेंस क्या होता है कि जो भी मंथली इंसेंटिव्स मिलते हैं एनबीएफसीज में, उनमें डिफरेंस होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो महिंद्रा फाइनेंस में मैं जॉब करता था वो मेरा ऑन रोल पोजीशन था। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ भी आप जॉब करते हैं, जिस भी कंपनी में जॉब करते हैं, वहाँ पे 2 टाइप की पोजीशंस होती हैं। एक तो आपको ऑन रोल पे लिया जाता है, यानी ऑन रोल का मतलब ये होता है कि जो कंपनी है, जो जैसे मान के चलिए महिंद्रा फाइनेंस एक कंपनी है, ठीक है? तो या तो ये अपने डायरेक्ट पेरोल पे लेगी आपको, और डायरेक्ट पेरोल पे लेने से आपको मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो में आज क्लियर करके बताने वाला हूँ। और दूसरा एक होता है ऑफ रोल। ऑफ रोल में क्या होता है कि मान के चलिए कोई एक बड़ी कंपनी है लाइक महिंद्रा फाइनेंस या एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसी बैंक, तो एक बड़ी कंपनी है, ठीक है? तो इस बड़ी कंपनी को अपना कुछ काम आउटसोर्स करके कराना होता है। तो आउटसोर्स कराने के लिए वो जिस कंपनी से कांटेक्ट करती है, जैसे आज के टाइम में टीमलीज हो गया, इक्किया ग्लोबल सॉल्यूशन है आपका, उसके अलावा क्वेस्ट कॉर्प लिमिटेड है। तो ये सारी कंपनीज जो है ये आउटसोर्सिंग कंपनीज होती है, यानी कि ये किसी एक बड़ी कंपनी के बिहाफ में एम्प्लॉयज़ वगैरह प्रोवाइड करती है कम रेट पे, ठीक है? तो ऑफ रोल में जाने से नुकसान क्या होता है, एक तो आपको सैलरी कम मिलती है, दूसरा जो अदर बेनिफिट्स होते हैं कंपनी के, वो आपको नहीं मिल पाते हैं, ठीक है? मैं वो पूरा डिफरेंस आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। अभी चलिए स्टार्ट करते हैं सैलरी के साथ, कि सैलरी कितनी होती है एक एग्जीक्यूटिव लेवल एम्प्लॉय की। और ये आज से 2-3 साल पहले का सैलरी है, क्योंकि मैं 2-3 साल पहले ही जॉब करता था महिंद्रा फाइनेंस में। लगभग 2016 से 2019 तक मैंने जॉब किया वहाँ पे। तो उस टाइम की सैलरी स्लिप मैं आपको दिखा रहा हूँ और पूरा कंपोनेंट मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है? तो चलिए वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, बहुत हेल्पफुल होने वाली। अगर आप खुद भी जॉब सर्च कर रहे हैं तो आपको पता चल पाएगा। इसके पहले मैंने आपको ये रिलायंस का मैंने टेलीकॉम सेक्टर में क्या सैलरी वगैरह मिलता है वो चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। हाँ, ये चीज़ मैंने नहीं बताया था कि उसमें जॉब प्रोफाइल या किस तरह का प्रेशर हैंडलिंग रहता है, वो चीज़ मैं नहीं बता पाया था। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। लेकिन आज का जो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए पहले सैलरी से स्टार्ट करते हैं। तो ये देख सकते हैं ऊपर में आपको नेम, एम्प्लॉय नंबर, पे पीरियड यानी किस मंथ का पेमेंट मुझे मिला है, लोकेशन कहाँ था मेरा, किस वर्टिकल से मैं बिलोंग करता हूँ, पे एरिया मेरा क्या था, महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड डायरेक्ट पेरोल पे था मैं, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कौन से ग्रुप में था, और मेरा सब ग्रुप क्या था। वो सारी चीज़ें आपको ऊपर में डिटेल्स मिल जाएगी। उसके बाद आता है सेक्शन सैलरी का, यानी किस डेट को मेरा सैलरी ट्रांसफ़र हुआ। देख सकते हैं 30 सितंबर 2019 को मेरा सैलरी ट्रांसफ़र हुआ था, एंड वो अकाउंट नंबर सेकंड में है। और मेरा सैलरी कितना आया था, तो 20,290 रुपये 74 पैसे मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुए थे। मेरी टोटल अर्निंग थी 21,961 रुपये 74 पैसे, जिसमें से मेरा डिडक्शन हुआ था 1671 रुपये, ठीक है? ये 1671 रुपये डिडक्ट होने के बाद 20,290 रुपये मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुए थे। अब बात करते हैं अर्निंग्स में कंपोनेंट्स क्या-क्या होते हैं। तो सेम कंपोनेंट्स होते हैं, जैसा मैंने आपको रिलायंस वाला दिखाया था, लगभग सेम ही है। थोड़ा-सा एक डिफरेंस है, वो मैं आपको डिटेल में बता दूँगा। पहला क्या था, बेसिक था 6,220 रुपये। उसके बाद एचआरए होता है, यानी हाउस रेंट अलाउंस 3,110 रुपये। ये नॉन फ्लेक्स यहाँ इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये फिक्स्ड एचआरए अमाउंट है, ठीक है? मेरी सैलरी अगर फ्यूचर में बढ़ भी जाएगी तो मेरा एचआरए यही रहेगा। हाँ, मेरा अगर ग्रेड प्रमोट होता है, जैसे मान के चलिए मैं L10 में हूँ और मुझे L9 में प्रमोट किया जाता है, तो फिर एचआरए वहाँ पे चेंज हो जाएगा और ये नॉन फ्लेक्स ही हट जाएगा वहाँ पे, ठीक है? इसके अलावा एक आरबीएमआई है, आरबीएमआई में थोड़ी देर में बताऊँगा। और पर्सनल पे है नॉन पीएफ, यानी ये 6,000 नॉन परफॉर्मेंस सॉरी, तो ये 6,331 रुपये है। यानी मेरा टारगेट अचीव हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मुझे बेसिक, एचआरए और पर्सनल पे, ये 3 अमाउंट तो मुझे मिलना ही मिलना है। यानी तीनों अमाउंट को ऐड करेंगे तो ये और 16 6 3 9 6 15 16,000 रुपये के आसपास बन रहा है। अब बात करते हैं आरबीएमआई की, ठीक है? आरबीएमआई का मतलब होता है, ये अलग-अलग कंपनी में अलग-अलग तरीके से लिखा जाता है। मैं महिंद्रा फाइनेंस के हिसाब से आपको बताता हूँ। यहाँ पे आरबीएमआई का मतलब होता है रिजल्ट बेस्ड मंथली इंसेंटिव, यानी आपने जो परफॉर्म किया है, जो आपने टारगेट अचीव किया है, उस टारगेट को अचीव करने के लिए जो आपने रिजल्ट अचीव किया है, पूरा किया है, ठीक है? उसके लिए आपको एक प्रॉपर इंसेंटिव मिलता है, जो इसका अमाउंट है 6,300 रुपये। अब ये किस तरह काउंट होता है, तो महिंद्रा फाइनेंस आपको पता है एनबीएफसी कंपनी है। यहाँ पे फाइनेंस किया जाता है टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर, और जो सीवी व्हीकल्स होते हैं, कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं, इसके अलावा ट्रैक्टर्स होते हैं, इन सभी गाड़ियों का फाइनेंस किया जाता है यहाँ पे, ठीक है? तो इन गाड़ियों को फाइनेंस करने के लिए जो भी एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉय होते हैं, यानी कि जैसे मान के चलिए मैं एज ए एम्प्लॉय था, मेरा काम क्या था कि मैं भी जो भी थ्री व्हीलर और फोर व्हीलर कार्स होती थी, डीलर के थ्रू मैं फाइल सोर्स करता था, यानी फाइल वहाँ से रिसीव करता था, उठाता था, एंड उस फाइल को मुझे डिस्बर्स करना होता था। सपोज मान के चलिए एक कस्टमर ए है,
वो डीलरशिप में गया, मारुति के शोरूम में गया। मारुति के शोरूम में जाने के बाद उसने गाड़ी पसंद की अपनी, जो भी गाड़ी उसे पसंद आई, उस गाड़ी को पसंद करने के बाद अब उस गाड़ी का दाम है 10 लाख रुपए। कस्टमर के पास डाउन पेमेंट के लिए 2 लाख रुपए है, एंड वो चाहता है कि रिमेनिंग जो 8 लाख रुपए है उसका लोन हो जाए, कर दिया जाए। ठीक है, तो अब डीलरशिप में जो भी फाइनेंस के, बैंक के सभी कर्मचारी बैठते हैं, तो मान के चलिए अगर मैं बेस्ट ऑफ़र दे पाता हूँ, वहाँ पे मैं कन्विंस कर पाता हूँ कस्टमर को, और थोड़ा डीलरशिप से रिलेशन अच्छा होना चाहिए, तो डीलरशिप खुद भी अप्रोच कर देता है कि हाँ, आप ये लड़का है, इससे आप लोन करा सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा-सा अपना स्किल भी चाहिए। अगर आपका स्किल अच्छा है, आप कस्टमर को कन्विंस कर लेते हैं रेट वगैरह के लिए, सब चीज़ के लिए, तो फिर आप उसका पूरा डॉक्यूमेंट उठाते हैं, पूरा केवाईसी डॉक्यूमेंट उठाते हैं, गाड़ी का डॉक्यूमेंट्स उठाते हैं, जैसे कोटेशन वगैरह है, एंड उसका आप डिसबर्समेंट करते हैं। उस डिसबर्समेंट करने के बाद जो आपने 8 लाख का लोन किया है, तो उस पे महीने में आपको कुछ टारगेट दिया जाता है कि आपको इतनी 5 गाड़ियों का लोन करना है, या फिर 6 गाड़ियों का लोन करना है, या फिर अमाउंट में आपको 40 लाख 50 लाख रुपए का कोई एक टारगेट दे दिया जाएगा। जब आप उस टारगेट को अचीव करते हैं, तो आपको एक आरबीएमआई के रूप में, इंसेंटिव के रूप में पैसा मिलता है सैलरी के साथ। ठीक है, तो ये होता है आरबीएमआई का मतलब। आई होप मैं आपको क्लियरली समझा पाया हूँगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये मैंने जॉब प्रोफाइल तो आपको बता दिया कि हाँ, ये जॉब प्रोफाइल है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, हाँ, एक चीज़ और, इस जॉब प्रोफाइल में एक चीज़ और ऐड कर देना है कि एनबीएफसीज़ में एक प्रॉब्लम तो है, यहाँ पे सैलरी आपको अच्छा मिलेगा, इंसेंटिव भी अच्छा मिलेगा, बट कलेक्शन भी आपको करना होगा। यानी सपोज़ मान के चलिए जो आपने बिज़नेस किया है, सपोज़ मान के चलिए ये 8 लाख रुपए का आपने लोन सोर्स कर दिया। इस तरह से महीने में आपने लगभग 10 गाड़ियों का लोन कर दिया, जो भी अमाउंट का होता है नॉट मैटर करता है वो, जो भी 10-12 गाड़ियों का लोन आपने कर दिया, ठीक है? तो उन 10-12 गाड़ियों का कलेक्शन भी फर्स्ट 1 ईयर तक आपको ही करना होगा। यानी जो भी ईएमआई उस कस्टमर का बनेगा, वो आपको ही कलेक्ट करना। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है, मान के चलिए आप कोई बड़ी सिटी में काम कर रहे हैं, ठीक है? जैसे मेट्रो सिटी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर, कोलकाता वगैरह हो गया। तो वहाँ पे क्या होता है कि कस्टमर्स एसीएच करा लेते हैं। एसीएच का मतलब होता है ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस, यानी उनका जो पेमेंट कटेगा डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। रीज़न क्या है, वहाँ पे उनका एक फिक्स सैलरी आता है हर मंथ में, या फिर कोई फिक्स बिजनेस होता है, तो वो लोग हर मंथ ब्रांच में आके पैसा जमा करना नहीं चाहते हैं। तो उस सिचुएशन में वो लोग एसीएच करा लेते हैं, तो वहाँ तो आपको कलेक्शन के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। सिर्फ आपको एक रिमाइंडर कॉल कर देना होता है ईएमआई कटने से 5-6 दिन पहले कि हाँ, आप अपने अकाउंट में सफिशिएंट फंड मेंटेन कीजिएगा, ताकि आपका ईएमआई कट जाएगा। ये प्रॉब्लम होती है रूरल एरियाज़ में, जहाँ पे कस्टमर एसीएच या ईसीएस वगैरह कराना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनकी कोई फिक्स इनकम नहीं होती है, इनकम कभी उनकी वैरी करती है। वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होता है, वहाँ पे आपको कलेक्शन घर घर जाके करना होता है, क्योंकि आप कस्टमर को कॉल भी करेंगे, तो कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो ब्रांच में आके जमा कर देंगे, लेकिन कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो ढीठ टाइप के होते हैं, मतलब आप समझ सकते हैं। तो उसमें आपको क्या होता है, उनके घर पे विजिट करना होता है, विजिट करके उनका पेमेंट आपको कलेक्ट करना होता है, और कलेक्ट करके उनको रिसिप्ट देना होता है आपको। ठीक है, तो ये एक एडिशनल वर्क जॉब प्रोफाइल है महिंद्रा फाइनेंस में। बाकी बैंकिंग में भी है, बट कुछ बैंक्स में आपको कलेक्शन नहीं करना पड़ता है। जैसे मैंने एक्सिस बैंक का मैं आपको अभी तक नहीं दिखाया हूँ सैलरी स्लिप वगैरह, तो एक्सिस बैंक का जब मैं आपको सैलरी स्लिप और जॉब प्रोफाइल दिखाऊंगा, उसमें मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि क्या है नहीं है। उसमें सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी, उसमें कलेक्शन का लफड़ा नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ है, बट हाँ, जॉब काफ़ी अच्छा होता है। और बाकी महिंद्रा फाइनेंस में मैंने जितने साल जॉब किया, 3-4 साल मैंने जॉब किया था, मुझे सब स्टाफ्स भी काफ़ी सपोर्टिव लगे, काफ़ी एचआर वगैरह काफ़ी सपोर्ट करेंगे आपको हर चीज़ के लिए। तो ये तो मेरी सैलरी का स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया। अब देख सकते हैं यहाँ पे नीचे आपको कुछ टैक्सेस के डिटेल दिखाया जाएगा। अब देख सकते हैं पीएफ कंट्रीब्यूशन मेरा 1506 रुपये का था, और ईएसआई से मेरा 165 रुपये पर मंथली कट रहा था। टेक होम पे देख सकते हैं 20,290 रुपये 74 पैसे था। उसके अलावा नीचे आप कुछ स्ट्रक्चर्स, यानी टैक्स रिलेटेड स्ट्रक्चर्स हैं, वो चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये टोटल ओवरऑल जॉब प्रोफाइल वगैरह सब कुछ मैंने आपको बता दिया, क्या है नहीं, ये वो सारी चीज़ आपको बता दी, एंड आई होप ये आपको बहुत हेल्प करेगी। और महिंद्रा फाइनेंस में एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, इन सब रोल्स के लिए, ठीक है, वहाँ पे मल्टीपल वैकेंसीज निकलती रहती है। सपोज़ आपको सीवी लोन के लिए अलग से वैकेंसी रहती है, ट्रैक्टर लोन के लिए अलग से वैकेंसी रहती है, आपका 3 व्हीलर के लिए अलग से वैकेंसी रहता है। मान के चलिए एडी सेगमेंट, यानी कि जो पर्सनल कार्स हैं, उनके लिए अलग से वैकेंसी रहती है। प्लस इसके साथ ही कलेक्शन का एक अलग डिपार्टमेंट होता है, जहाँ पे कलेक्शन के लिए भी वैकेंसीज निकलती रहती है। ठीक है, तो अगर आपको इन सब पोजीशंस पे जॉब चाहिए रहेगा, तो आप डायरेक्टली नहीं ले पाएंगे, क्योंकि महिंद्रा फाइनेंस कभी भी naukri.com पे या फिर किसी अदर जॉब प्रोवाइडर प्लेटफॉर्म पे वैकेंसीज नहीं निकालती। आपको इसमें अगर जॉब चाहिए, तो किसी न किसी महिंद्रा फाइनेंस एम्प्लॉय से आपको कांटेक्ट करना होगा, और वो रेफरेंस बेसिस पे आपको जॉब लगवा सकते हैं। आप डायरेक्टली इसमें एंटर ही नहीं कर पाएंगे, या फिर कोई अच्छा कॉन्टैक्ट वाला पर्सन है जिसका महिंद्रा फाइनेंस अच्छा खासा कॉन्टैक्ट है,
तो वो आपको लगवा सकता है। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा, कभी भी महिंद्रा फाइनेंस की कोई भी वैकेंसी आपको naukri.com पे या इंडीड पे या जितने भी जॉब प्रोवाइडर प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। इनफैक्ट मैं महिंद्रा फाइनेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, जितनी भी एनबीएफसी कंपनीज़ हैं सबका यही सिस्टम है, कभी आपको नहीं मिलेगा उन सब नेटवर्क्स पे, ठीक है। अगर आप उनके एम्प्लॉय से डायरेक्ट बात करेंगे तो आपका अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीटेड है तो इजीली हो जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो इसमें आपका मिनिमम ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, बिना ग्रेजुएशन के कोई उपाय नहीं है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुई होगी, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। उसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको देना चाहूँगा, चूँकि मैं टैक्सेशन से रिलेटेड काम करता हूँ, अभी मैं कहीं कोई जॉब नहीं कर रहा हूँ, मैंने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर लिया है। तो बहुत सारे एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जिनकी सैलरी मोर देन 40,000 50,000 रुपीज़ पर मंथ होती है, ठीक है। और उनका क्या होता है कि सैलरी से टैक्स डिडक्ट होता है, और वो टैक्स उनको पता भी नहीं होता है कि उनको रिफ़ंड भी मिल सकता है। कुछ ही लोगों को पता होता है, जो पढ़े लिखे लोग जानकार होते हैं उनको पता होता है कि हाँ, उनका वो टैक्स रिफ़ंड हो सकता है। बट कुछ परेशानी में या टाइम की कमी होने की वजह से वो लोग अपना टैक्स फाइल प्रॉपर्ली नहीं करवा पाते हैं। तो इस सिचुएशन में आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरा मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं टैक्स फाइलिंग का काम करके आपका दे सकता हूँ, जिसके लिए मेन चार्जेस जो है वो काफ़ी मिनिमम है। इसके अलावा आप जीएसटी से रिलेटेड अगर कोई काम है तो उसके लिए भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।